नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे यूपी में अब्बाजान को लेकर छिड़े सियासी बवाल की, क्योंकि रविवार को कुशीनगर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि साल 2017 से पहले गरीबों का राशन अब्बाजान कहने वाले हजम कर जाते थे, लेकिन अब इनका राशन कोई हजम नहीं कर सकता। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर की आड़ लेते हुए सपा, बसपा, कांग्रेस व एआईएम पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, क्या ये होते तो क्या ये राम मंदिर बनता? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, उससे भी आपको तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है? हालात और वक्त का तकाजा ये है कि आपको एक होना पड़ेगा। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। योगी ने फिर बताया और अब्बाजान याद दिलाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हैं, इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में आ गए हैं। सीएम योगी ने यूपी के कुशीनगर से चुनावी बुगुल बजा दिया है। अब्बाजान, माफिया और मंदिर पर बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्षियों को ऐसी पटखनी दी है कि विपक्षियों के पसीने छूट रहे हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना। क्या कांग्रेस रहती बनाती? क्या सपा रहती बनाती? क्या बहन जी रहती बनाती? क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते? भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? राम को नकारने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? एक बार फिर सीएम योगी ने अब्बाजान को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अखिलेश के जले पर नमक छिड़क दिया और जनता को समझाने की कोशिश की कि आखिर गरीबों का हक मारने वाले आखिर सत्ता से बाहर क्यों हैं। राशन मिलना है, राशन मिलना है ना। बिजली आ रही है। क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बाजान वालों की? उनकी सरकार के समय भी नहीं आता था ना। और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है। योगी ने यूपी के माफियों का भी मुद्दा उठाया। योगी ने याद दिलाया है कि योगी सरकार माफियों पर बुलडोजर चलवा रही है। इसके बाद सीएम योगी ने दंगइयों पर भी जमकर प्रहार किया। योगी ने कहा कि दंगइयों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। पहले छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे। और भाइयों बहनों, दंगाइयों को हमने दो टूक कहा। दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों तक पूरी खानदान बिक जाएगी, भरपाई नहीं कर पाओगे। चुपचाप घर में बैठो, सब्जी बेचने का काम करो। उधर सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना के दौरान हमने मां गंगा में लोगों की लाशें बहती हुई देखी है। योगी साहब, आप कौन से जान हैं, आपके कौन से अब्बाजान हैं और कौन से भाईजान हैं, यह पूरा देश जानता है। सीएम योगी ने जिस प्रकार मंदिर, माफिया और आतंकवाद के नाम पर प्रहार किया है,
उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी काफी आक्रामक रहने वाले हैं। लेकिन कौन है किसका अब्बाजान और किसने किया किसका विकास, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। सवाल तो बहुत है, लेकिन बस सवाल यही है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली। तो आज अब्बाजान को लेकर छिड़े सियासी बवाल पर ही आज हम बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए आपको उनसे भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनय शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी, जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र पाल जी, जो कि एक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी स्वागत है सर। सत्ता से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर आज हमारा जो सवाल है वो प्रदीप जी से रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद है। क्योंकि सबसे पहले कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी तो लखनऊ गए थे। वहां जाकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो पूरा हमने आपको पूरा मसला सुनवाया है। क्या कुछ किसने कहा वो सारी बातें आज अभी हमने आपको बताई है और सुनवाई है। तो आइए अब सीधा सबसे पहले प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले सीधे तौर पर आप ही से सवाल है। प्रदीप जी, योगी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2012 में सपा की सरकार आते ही सभी मुकदमे वापस ले लिए गए थे, ये भी कहा है योगी जी ने। लेकिन आप पर भी आरोप है 2013 में दंगों में शामिल लोगों के मुकदमे आपने भी वापस लिए हैं, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि 2012 में जब सपा की सरकार आई थी तो सभी मुकदमे सपा ने वापस लिए। तो आपसे भी यही सवाल है सबसे पहले हमारा कि वही काम बीजेपी ने किया, तो क्या दंगइयों को इस तरह से माफ कर देना सही है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने देखो दंगइयों को माफ करने का सवाल ही नहीं बनता। पहले चीज तो जी, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिस समाजवाद को जिसके दुहाई देते हैं और उसका नाम लेके जो निर्दोष लोगों का नाम उन्होंने डाला था, उनके नाम हटाए गए। और हाँ, उनके नाम हटाए गए हैं। और इस 7 साल का जो कार्यकाल था, जो 25 का कार्यकाल था, उसमें समाजवादी पार्टी कहीं पूरा नहीं कर पाई। अगर वो चाहते तो बेगुनाह को निकाल सकते, सोच सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये काम नहीं किया। उन्होंने तो केवल सत्ता और सत्ता के लोगों को खुश करना था, उन्होंने ये काम किया। और ये अगर योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने सोचा कि भाई जो लोग दंगइयों में जो जिनके नाम थे चार्जशीट में या उन्हें हटाता देना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं है। और वो किया उन्होंने। लेकिन सर जब सपा ने इस तरह, सुनिए प्रदीप जी, जब सपा सरकार में जो नाम वापस लिए गए थे, अगर मैं उस समय की बात करूं, जब भी यही सवाल सामने आए थे कि हम लोगों ने भी निर्दोषों के नाम वापस लिए, वही सवाल आज आपने खड़े कर दिए। अब लेकिन वाकई हकीकत क्या है वो जानेंगे। नरेंद्र पाल जी भी हमारे साथ बैठे हुए, बिल्कुल आपको बताएंगे। ये वो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जिन्होंने कहा था जिनके आतंकवाद में और आतंकवादी में नाम आए हुए हैं उनके नाम वापस ले लिए जाएंगे। तो थोड़ा ये भी क्लियर कर दूं आपको मैं, ये सरकार वो नहीं है उनमें की जो आतंकवाद और आतंकवादियों में जो रहे बीच में, उनको उनके यारों को उनको दोस्तों को माफ कर देगी। इस चीज को एक पहलू के दो सवाल है। वो सवाल है विनय जी, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा साउंड आ रही है। विनय जी, अपनी गाड़ी है तो साइड लगा लीजिए सर, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं आपको बार बार इसीलिए म्यूट कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक लीजिए सर। हाँ चलिए ठीक है, विनय जी से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि विनय जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। विनय जी, सीधे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने योगी जी का बयान सुना। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था यूपी में, तब सबसे ज्यादा दिक्कतें यूपी में आती थी। क्या ये बात सही है विनय जी? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में। देखिए जुबेर जी, जब सरकार कांग्रेस की थी तब उत्तर प्रदेश की चारों तरफ विकास होते थे। आज जो बिजली जो बोल रहे हैं कि बिजली हुआ, वहाँ के क्या बोलते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल खोले गए, ये सारी देन कांग्रेस की है। मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ, केवल अभी 5-4.5 साल में योगी सरकार ने ऐसा क्या नया काम कर दिया जिनके बारे में वो बोलने लग गए। देखिए हॉस्पिटल तो उन्होंने बनाया नहीं है, जो अभी रोडें बनी है, रोड नाली जो विकास की बातें करते हैं, मूलतः 2 चीज होते हैं, रोड और नाली की बात होते हैं, या फ्लाईओवर बना रहे हैं या मेट्रो बना रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टियों का निर्णय था। आज केंद्र में भी बीजेपी अगर कोई नई चीज अभी तक नहीं बनाई है,
वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन है। तो बीजेपी के जो 4-4.5 साल का कार्यकाल रहा, चलिए ठीक है, अभी ठीक है, चलिए अभी आपके पास आएंगे, नरेंद्र पाल जी के पास चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र पाल जी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जैसे कि अभी आपको हमने पूरा बयान सुनवाया योगी जी का, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अगर भाजपा है तो आस्था का सम्मान है, तो इस बात के क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि इससे पहले अगर बीजेपी की सरकार नहीं थी तो क्या उस समय आस्था के सम्मान नहीं होता था क्या? क्योंकि जिस तरह से बयान ये सामने आया है, इसको लेकर यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है सर। देखिए, देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, लोकतंत्र के लिए, वो सबके लिए सम्मान का प्रतीक है और हिदायत करता है। तो कोई किसी की आस्था पर चोट नहीं कर सकता। देश और राज्य संविधान के हिसाब से चलते हैं। जो संविधान के दायरे से बाहर जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज किया जाएगा और उसको देश का न्यायालय उसको प्रतिबंधित करेगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, या दोषारोपित अगर किसी ने किया है तो राज्य के कानून के मुताबिक उसको दंड दिया जाएगा। तो आस्था का विषय और आस्था का सम्मान किसी का पेटेंट नहीं है। आस्था सबकी आस्था है। ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो तो मौलिक अधिकार हैं सबके। कोई किसी में आस्था रखता है, कोई किसी में आस्था रखता है, कोई किसी धर्म का में आस्था रखता है, तो सबके अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, अपना अपना लोगों की आस्था है, अपने उनके संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। तो उसके दायरे में रहकर कोई भी व्यक्ति जो काम करता है या कोई भी पार्टी संविधान के दायरे में जो काम करती है वो तो संविधान को लागू करती है एक तरीके से, तो और अपनी नीतियां। तो क्या सर सरकार क्रेडिट लेना चाहती है क्या इन सब शब्दों के? जो मायने क्या निकाले जाए पॉलिटिकल अगर तरीके से, राजनीतिक, क्या राजनीतिकरण हो रहा है क्या अभी इन चीजों को लेकर के सर? निश्चित तौर पर जो उनके दायित्व हैं, जो किसी सरकार का दायित्व है कि वो संविधान को लागू करेगी, संविधान के दायरे में देश का विकास करेगी, प्रदेश का विकास करेगी, उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा, उनमें नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के हैं उसमें रोजगार की गारंटी है, रोजगार का सृजन करेगी, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य का प्रबंधन करेगी, उनके कोई भय से न डर जाए, भयमुक्त समाज को स्थापित करेगी। तो ये सरकार के दायित्व हैं, उसको किसी को उसका वो लेना ये नहीं है। ये तो संविधान ने उसके लिए जिम्मेदारी तय की है। ये सब करना किसी भी सरकार का काम है। वो समाजवादियों की सरकार हो, भाजपाइयों की सरकार हो, या कांग्रेस की सरकार हो, या किसी थर्ड फ्रंट की सरकार भी आ जाए, कोई फोर्थ फ्रंट की सरकार भी आ जाए, तो संविधान के दायरे में जो सरकार के कार्य उसको करने हैं संविधान के दायरे में, वो सब करना उसकी जिम्मेदारी है। जहां तक आस्था का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न संविधान के मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है उसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार दिए गए हैं। सरकार केवल उसका संचालन परिचालन करती है, उसकी देखरेख करती है। वो तो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उसके। ठीक है सर, अभी आपके पास फिर आएंगे, चलते हैं सीधा प्रदीप भटनागर जी के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर। उनसे भी जानना चाहेंगे सर, आपसे भी प्रदीप जी यही सवाल यही रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जैसे साफ तौर पर कहा, आपने उनका बयान सुना है, अगर भाजपा है तो आस्था का सम्मान भी है, तो इस बात के आपके हिसाब से क्या मायने निकाले जाए? क्या बाकी सरकारों में सर क्या आस्था का मान नहीं होता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सही आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल ठीक होता है कि आस्था का सम्मान बहुत जरूरी है। मगर सवाल ये कि आप किसी की आस्था ज्यादा और किसी की आस्था आप कम कर रहे हो। और सवाल ये है कि ये आस्था किस प्रकार की है, जो आस्था में डिफरेंस है, परसेंटेज है, ये थोड़ा सा एक सोच का विषय है। और तो बात मैं सुन रहा था, मैं चीजें थोड़ी सी ऐसा है, थोड़ी सी सोच यही कि आप क्या समझते। ठीक है, आप बिल्कुल आप हर चीज का आप आवाज लगाइए, अल्लाह। सर इतनी बात का जवाब दे दीजिए, जो बाकी पहले की सरकारें रही हैं, क्या उसमें आस्था का वो सरकारें सम्मान नहीं करती थी? क्या आज आस्था का सम्मान ज्यादा हो रहा है? बस ये बता दीजिए सर, इतना सा जानना चाहते हैं। अगर आस्था का सम्मान होता तो राम मंदिर पे गोली नहीं चलती। आस्था का सम्मान होता तो जो आज इतना बड़ा जो काम चल रहा है राम जन्मभूमि का या कृष्ण जन्मभूमि का, वो नहीं होता, काशी का, ये चीजें नहीं होती। अगर आत्मा का सम्मान या धर्म का सम्मान होता तो हर चीजों में चीज है, क्योंकि प्रदेश का
जो सरकार है उसको शांति और हर चीजों को न्यायपूर्वक राम मंदिर करना तो उसका दायित्व राम बनता है। मंदिर तो प्रदीप जी माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ है सब कुछ, उसका तो फैसला तो जी उसमें तो बिल्कुल क्रेडिट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिया नहीं जा हाँ सकता बिल्कुल किसी भी जी। सरकार के लिए, उसमें किसी मैंने थोड़ा सरकार सा को क्रेडिट देना देखो सही नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। ये कारण है ना, उसकी वजह सबसे जी। बड़ी ये रही कि केंद्र की सरकार जो पहले बैठी हुई थी वो उस फाइल को, उस चीज को चलाना नहीं चाहती थी, और जो प्रदेश की सरकार थी तो उनके नेतृत्व में कमी थी। अगर ये नेतृत्व ठीक होता तो जो राम मंदिर का जो विवाद था वो कब तक खत्म हो चुका होता। मैं इस चीज पे तो कहना चाहता हूँ कि राजनीति फाइलों पे करी इन्होंने, समस्या तो यही आ रही है इस सवाल को आप कर रहे हैं कि इनका जो राजनीति में भी जो धर्म का जो दो पहलू थे वो बड़ी डिफरेंसेस हो चुकी कि एक तबके को खुश किया जाए। देखिए क्या है ना, देखिए हमारा जो मुस्लिम समुदाय है जो अब शिक्षित हो रहा है और शिक्षित पूर्ण हो भी जाएगा भारतवर्ष का, उसे समझ में आ जाएगी किसने पागल बनाया किसने नहीं बनाया, और बहुत समझदार हो भी गए। केवल एक मुस्लिम समुदाय को केवल वोट के लिए प्रयोग करना, एक दूसरे समुदाय को गाली बक्के, क्यों? क्योंकि भेड़ चाल थी थोड़ी सी कि भाई जहाँ पे 10% है मुस्लिम या 8% है 6% है, प्रदीप तो जी, एक तरफा एक साइड बहुत जल्द। प्रदीप जी, बोलिए जैसे बोलिए योगी जी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया और योगी जी ने जैसे ही कहा कि अब्बा जान वाले सारे गरीबों का राशन 2017 से पहले जब सरकारें थी तो गरीबों का राशन अब्बा जान वाले लोग खा जाते थे, जैसे इन्होंने कहा वैसे ही उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व सीएम रहा है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, मुस्लिम को लेकर के हर तरह से राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट कर कहा है ये बात। बिल्कुल। कभी कभी मैं तो कहूंगा, मीडिया से भी कहूंगा कि कभी उमर अब्दुल्ला से पूछे कि जब जो आतंकवादी जो बम ब्लास्ट करता है जम्मू कश्मीर में, वो कौन मारा जाता है? वो मुस्लिम समुदाय का मुस्लिम भाई मारा जाता है भारत का। कभी उससे पूछिए कभी। और कभी पश्चिम बंगाल में जो दंगा होता है हिंदू मुस्लिम का, तो वहां कौन मारा जाता है? वही भारत का वासी होता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। पहली चीज ये फारूक, अगर उमर अब्दुल्ला ने इतनी चिंता जताई तो उमर अब्दुल्ला को ये भी बोलना चाहिए था कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो भी मुस्लिम है, जो गैर तालिबान है वो भी मुस्लिम है, कि मुस्लिम को मार रहा है, उसकी भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। भारत के मुस्लिमों को भी बहुत चिंता है, सबको बहुत चिंता है। और चलिए उनको चिंता नहीं है भारत में, थोड़ा खत्म करो। अभी आएंगे सर मुस्लिमों को मैं खत्म 10 सेकंड को पूरा कर लूंगा, आप तो भारत के मुस्लिमों को किसी चीज की चिंता नहीं है, फर्स्ट क्लास खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास रह रहे हैं, उनका देश है, उनके पूर्वज पुरखे दादा परदादा पीढ़ी सब नहीं रही। ठीक है सर, अभी आएंगे आपके पास। विनय जी से एक सवाल कर लेते हैं। विनय जी, साफ तौर पर योगी जी कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी यूपी में तो उस समय की बात वो बता रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में झोला उठाकर चलने की राजनीति लोग करते थे। देखिए योगी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ये तो अभी 7 साल में ही पैदा हुए हैं। देखिए राजनीतिक का परिभाषा इन लोग आजकल पैसे से तोलने लग गए हैं। राजनीतिक लोगों की सेवा करने से होता है। कांग्रेस ने पिछले 70 साल से लोगों की सेवा की है। सेवा किसकी हो रही है सर, ये तो सब जानते हैं। देखिए जुबेर जी, मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग भी समझते हैं हर दिन एक जैसा नहीं रहता। मैं मानता हूं आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर देश को संवारने का कोई काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी आपको बता दूं, रिसेंटली ही बात बता रहा हूं, देखिए अभी 1 से सवा महीने में, नरेंद्र सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नरेंद्र पाल जी। देखिए 1 से सवा महीने में हमारे बीजेपी के जो गवर्नमेंट है 5 जगह मुख्यमंत्री बदल दिए। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, सर वो तो अपना पर्सनल उनका फैसला है सर, वो तो कोई भी बदल सकता है, उसको लेकर यहाँ पे सवाल ही नहीं किया हमने आपसे सर, उसको लेकर सवाल ही नहीं किया आपसे, जो सवाल किया मैं जो बता रहा हूँ उसी से संबंधित सवाल है सर। देखिए क्या है जी, कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है शुरू से। जब से देश आजाद हुआ, देश आजाद दिलाने में भी कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मैं मानता हूं कि उनके 4.5 साल की सरकार में वो अपने तरह से विकास किए हैं। मैं आपको बार बार बोलते आया हूं, उत्तर प्रदेश की सालाना जो बजट है 4.5 लाख करोड़ की बजट है। 4.5 लाख करोड़ में अभी जो राशन की बात कर रहे हैं, राशन गरीबों के लिए दे रहे हैं, तो 75 रुपए का राशन है और 160 रुपए उसमें मोदी जी के और योगी जी के छपाई में खर्च हो रहा है। क्या यही विकास है क्या? लोगों को चावल मिलना चाहिए, उनको मतलब खाने की जरूरतें पूरा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में मेडिकल सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, वहाँ की किसानों की जो आय है
उसको बढ़ाना चाहिए। ये अपने ही प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं, अपने ही वाहवाही करने में लगे हैं। देखिए राम मंदिर की बात आती है, हम लोग भी राम मंदिर, जब राजीव गांधी जी वहां पे गए थे राम मंदिर के लिए, तब उनको उस समय हमारे भगवान की याद नहीं आई क्या? देखिए सरकार बदलती है, सरकार सबकी बनेगी। आज ठीक है, अरे मैं मान भाई, गया आप राजीव गांधी जी चुनाव हार रहे थे, उन्हें हिंदुओं की आस्था चाहिए थी, तो राम मंदिर का गेट खुलवाया, ये क्यों नहीं बताते आप? और नहीं थोड़ा नहीं शुक्ला जी ये भी प्रदीप क्लियर जी, कर मैं दो कि शुक्ला जी जिस रोड पे आप चल रहे नहीं हैं, प्रदीप आपका जी, सर फूटा नहीं फूटा कर देना है। शुक्ला जी, मैं जिस देखिए रोड पे प्रदीप आप जी, गाड़ी मैं में बैठे चल रहे हैं, सुनिए सर, मैं खत्म कर रहा हूँ, एक सेकंड बस, केवल एक सेकंड में। जिस रोड पे आप चल रहे हैं, आपका सर फूटा नहीं फूटा गड्ढों में, थोड़ा बता दीजिए मुझे तो एक बार। आप हिलते हुए जब नहीं गड्ढे में, आप जो भी दुहाई दे रहे सड़कों की। अरे कौन सा है पिन वाला चार्ज? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 8 करोड़ों की सरकार है, वो वहाँ के कई गांव हैं, जरूरी नहीं है सब गांव में अच्छे प्लेन रोड हों, कहीं कहीं ऊपर अभी बीच में मीडिया में भी आया था, देखो उत्तर प्रदेश को मॉडल बनाने चले योगी सरकार, जगह जगह गड्ढा, जगह जगह रोड खराब, मीडिया ही दिखा रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आप 4.5 साल में अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक है, उत्तर नरेंद्र प्रदेश पाल जी में के पास चलेंगे अच्छा जी। काम किया हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, तो ये आपकी गलतफहमी है। देखिए जो आपके क्या बोलते हैं जनपद सदस्य लोग चुन के आए हुए हैं, वो भी तो आपके नहीं है, वो तो आप जिनके लोगों में लड़ रहे थे जनपद सदस्य लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के, इसमें वो हार गए हैं। निर्दलीय वाले को आपने अपना पार्टी में शामिल कर दिया और बोलने लगे कि हम लोग 65 सीट लेके आ गए। देखिए शासन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा क्या है, लोगों की मंशा क्या है, ये समझना चाहिए आपको। चलिए अभी आप ठीक है लोग विनय धरातल जी, से एक सवाल बहुत दूर प्रदीप है। जी से ले लेते हैं। प्रदीप जी साफ तौर पर जो योगी जी हैं वो ये कह रहे थे, मुख्यमंत्री साहब, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमसे पहले जो सरकारें थी, उन सरकारों के समय में अब्बा जान वाले गरीबों का राशन खा जाते थे, तो क्या अब अब्बा जान वाले राशन नहीं खा रहे हैं क्या? नहीं, अब्बा जान वाले कौन है सर, उनका भी नाम बता दीजिए। हाँ, मैं अब्बा बता जान रहा हूँ, वाले बिल्कुल मैं आपको पता है कि प्रदेश के अंदर दो एक ऐसी पार्टियां हैं प्रमुख, जो कि जातिगत और दलितगत कार्यक्रम करती हैं और सरकार चलाती हैं। मैं उसके विषय में थोड़ा बता दूं। ये उनको कहा गया कि आप अगर मुस्लिम समुदाय को खुश करना चाहते हैं, आप उनके लोगों को अब्बा जान बोलते हैं, तो उनके जो मूलभूत अधिकार है वो उन तक पहुंचने चाहिए, लेकिन यही कि आप बीच में खा जाए, जो आपके माफिया दलाल बैठे वो बेच खाए उसको। विषय ये है, अगर आप किसी के फादर को अगर अब्बा जान कह रहे हैं और आप उन्हें अगर फादर मानते हैं, पिता मानते हैं, तो उनको उनका सम्मान भी करना चाहिए, नहीं उनका मूलभूत अधिकार खा जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कही थी एक बार कांग्रेस सरकार ने कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और उत्तर प्रदेश 5 पैसे पहुंचते हैं। और ये आज भी शुक्ला जी अगर उनका अगर पक्ष लेते हैं, मैं समझता हूँ बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर प्रदेश के अधिकार में जो बात कर रहे हैं, सुनिए शुक्ला जी, मैं आपने जो अभी बहुत सारे हॉस्पिटलों की बात करी, मैं एक बात बोलना देखिए जब आज मैं, हाँ बोलिए। छोटा सा बात है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप राजनीति करते हैं तो हर जगह हिंदू और मुस्लिम क्यों ले आते हैं? देखिए उसके अलावा और भी बहुत सारे जाति हैं, लेकिन जब बात होती है हिंदू मुस्लिम, देखिए भारत देश में सर्व समाज रहते हैं, आप सभी लोगों का नाम लीजिए ना, क्यों मुस्लिम बार बार बोलते हैं, क्यों हिंदू बार बार बोलते हैं? क्या ये सरकार के मतलब भारत देश के नागरिक नहीं है क्या? बहुत बढ़िया, मैं आपको आज आपने सवाल कराया, सुनिए शुक्ला जी, मैं जवाब दे देता हूँ चीज का, बहुत बड़े सवाल का। देखिए अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, यही सबसे बड़ी विडंबना है राजनीतिक दलों की कि कभी इन्होंने हिंदुओं को पूछा ही नहीं। हिंदुओं को बांट के रखा, दलित में, पिछड़े वर्ग में, किसान में, गरीब में बांट के रखा, ब्राह्मण में बांट के रखा हमेशा राजनीति में। मगर जहां जब देखा कि इनको तो बांट रखा है, क्यों? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो कई जाति धर्म कई जाति लोग खड़े जाते हैं हिंदुओं में, और जो मुस्लिम जो समर्थक होता है, समुदाय होता है, वो एक तरफा वोट जीता। इसलिए आप लोगों ने हमेशा मुस्लिमों की बात करी, हिंदू वोटों की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी ये तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया 2014 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में कि इस भारतवर्ष के अंदर हिंदू भी एक वोटर है, आप उसे बांट के राजनीति ना करें। ये सीख है आप लोगों के लिए, जो आप इतने प्रभुत्व दुनिया भर कर रहे हैं। देखिए मैं आपने जो बात की बांटने की बात,
ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी बांटने का काम सोचा है, ना कभी कराया। अगर विकास करेगा, अच्छा, एक चीज आंकड़े बचेगी, की बात सब में चलिए बचेगी। ठीक है, एक एक सवाल जुबेर आपसे जी बैठे थे साहब, ये लेते हैं क्योंकि चलने का वक्त हो गया, आपकी राय लेना चाहेंगे। मैं जुबेर जी, जुबेर जी, एक आंकड़े की बात आगे हो अपनी रहा पूरी है। बात कीजिए, अरे सर नीचे करके बात मत कर दीजिए आपस में, जुबेर जी, कोई एक लोग आंकड़े की बात मीडिया के हो जाए। माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जुबेर जी, घूमते एक हैं। आंकड़े की बात जुबेर हो जी, जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में आप, पूरे विनय जी, उत्तर प्रदेश में विनय जी घूमते हैं। विनय जी एक मिनट, जुबेर अभी जी, आप आप जी उत्तर प्रदेश में मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में घूमते हैं। क्या प्रदेश के अंदर जो बात टॉयलेट बनाए गए या देख के बनाए गए, हिंदू या मुस्लिम है? जितने भी लोगों की पक्की खानों की छतें, जो छतें पक्की हुई हैं, आज मकान गरीबों के पक्के हुए हैं, तो ये देख के करे गए कि हिंदू है मुस्लिम है? हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम तो बात करते हैं भारत की, हम बात करते हैं देश के नागरिकों की। मगर आप जैसे नेता लोग बैठ के एक हिंदू मुस्लिम वाद विवाद छेड़ के इस पे पहल करते हैं। ये तो मजबूरी बन जाती है बैठ के बोलने के लिए। ये आप देखें तो चारों आंखों से, एक दो आंखों सब तरफ देखें, दो आंखों से एक तरफ ना चलिए देखें। विनय जी से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर क्योंकि चलने का ही वक्त हो गया। विनय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो कह जी, रहे हैं जी, कि आप मैं- लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और बीजेपी वाले नहीं करते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा, चलिए जल्दी से मैं सर। जुबेर जी से एक आंकड़े की बात ऐसे प्रदीप सर से एक आंकड़े की बात करता हूँ। अरे सर आंकड़े की बात बाद में उत्तर करना, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल आप नहीं। भी ठहर रहे हो कांग्रेस जवाब देने के नाम पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे लोगों को लेके साथ चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सर्व समाज की बात करती है, सिख हो, ईसाई हो। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोग के धर्म वहां रहते हैं। देखिए, हमने कभी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं की, आप उसके साक्षात गवाह हैं जुबेर जी, कि अगर कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रवक्ता अगर मुस्लिम और हिंदू की बात करता हो तो बताइए आप। ये बीजेपी वाले जितने प्रवक्ता हैं, इसी में पल्ला झाड़ के उनको बोल के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पिछले देखिए, देश की आजादी के समय यही सर्वधर्म जो साथ में देश को आजाद करने में काम किए हैं, ये क्या जाने देश कैसे आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर देखिए, आज इनका समय है, मैं मान रहा हूँ 7 साल हुआ है, इनका समय हुआ है। ये सूर्य उगा है तो डूबेगा भी, और जिस दिन डूबेगा उस दिन इनका बोलती बंद हो जाएगी। आने वाला समय बताएगा इसको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, वो एक दूसरे पर सभी पार्टियां हमलावर हैं। क्योंकि कल रविवार को कुशीनगर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, जहां जाकर उन्होंने सभी विपक्षी दलों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले गरीबों का राशन अब्बाजान कहने वाले लोग हजम कर जाते थे, लेकिन अब इनका राशन कोई हजम नहीं कर सकता। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर की आड़ लेते हुए भी बसपा, कांग्रेस व एआईएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या अगर इनकी सरकारें होती तो क्या ये राम मंदिर बनवाते। तो यहां पर सवाल फिर एक वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी आस्था के नाम पर हर एक राजनीतिक पार्टियां कोई ना कोई सियासी बवाल करने पर लगा है, और कोई ना कोई सियासी वार पलटवार एक दूसरे पर जारी है। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर सियासी पलटवार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को लेकर के राजनीति करती है, चाहे वो हमेशा से करती आई है। वहीं इसमें गौरव वल्लभ भी नहीं रुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ है, उन्होंने भी इस पर पलटवार किया है। उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि अगर अब्बाजान वाले करते थे तो आप कौन है, उन्होंने भी इस बात को सवाल लिया है। तो इसी के साथ आपको छोड़े चलते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, इस शो में फिलहाल इतना ही।